जिस शख्स को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे सक्रिय भूमिका में हम कुछ वर्षों तक पहले तक देखते थे, वो आज कोरोना के संकट काल में कहां पर खड़ा है। योगी सरकार का कामकाज आखिर यूपी है युद्ध भूमि। इसी पर अब एजेंडा आज तक के मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बहुत स्वागत आपका अखिलेश जी एजेंडा आज तक में। मैं आपका धन्यवाद देता हूं एजेंडा आज तक पे बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल, कहां पर आंकते हैं आप? किन मुद्दों पर पाते हैं उन्हें पास और कहां पर आपको लगता है वो हुए हैं फेल आपकी नजर से? सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो हमारे गांव, किसान, गरीब, जिनको उम्मीद थी और जिनको ये सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए इन बातों को कि वो कहां खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत की और खासकर गांव, गरीब जनता जो भोली भाली है, उनको इमोशनल मुद्दों में फंसा करके जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी उसको तोड़ा है। ये अच्छी बात है कि अच्छे दिन से लेकर के आज आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है, लेकिन जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा भारत देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, पहले से ही वो चीजें आ रही थी सामने कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। और जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरे देश को जकड़ा है, उसके बाद तो इकोनॉमी पूरी की पूरी फ्री फॉल गिर रही है नीचे। तो जहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो तो वहां जश्न और खुशी किस बात की? और जो पत्र लिखे गए हैं, अगर पत्रों में हमारे किसानों का दुख होता, अभी अभी गेहूं की लीट हो गई, हमारे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इस तकलीफ में है कि उनका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अब वो ये सोचते हैं कि भारत सरकार का हम पत्र पढ़े हैं कि हम अपने गन्ने का भुगतान का सोचें और गेहूं की जो लूट हुई उसका सोचें। और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, सड़कों पे चलते हुए मजदूरों का दुख पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। लोगों की जान चली गई। अपने घर पहुंचने के लिए मजदूरों को जैसे पहुंच सकते थे पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर ये अपनी सब बसें चला देते और भारत सरकार से मदद मांग लेते तो शायद एक भी मजदूर, एक भी गरीब आदमी को पैदल नहीं चलना पड़ता। वो अपने गांव और घर आराम से पहुंच जाते, किसी को जान नहीं खोनी पड़ती। ठीक है, मेरे आपके इस जवाब से भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जी, इस जवाब से आपके 3 सवाल। पहला सवाल ये, आपने शब्द इस्तेमाल किया भोली भाली जनता फंस गई। आप जीते तो जनादेश, वो जीते तो जनता फंस गई। इसका क्या तर्क है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि जो सरकार अभी चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री ने जो खत लिखा है, जनता उस खत को पढ़े या फिर अपनी हालत को देखे। तो पीएम वीडियो संदेश, टीवी के जरिए, चिट्ठी के जरिए सादगी से संपर्क कर रहे हैं। जश्न मनाना, क्या आप इसको मानते हैं? तीसरा सवाल, लॉकडाउन को लेकर आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल होने को मजबूर हुए। लॉकडाउन पर आपकी नीति क्या है, क्या सोच है? 3 सवाल। लॉकडाउन, क्योंकि भारत सरकार और दुनिया के जिन जिन देशों में इस वैश्विक महामारी ने लोगों की जान ली और बीमारी फैली, तो लॉकडाउन होना शुरू हुआ। मैं समझता हूं भारत सरकार और एक्सपर्ट और दूसरे देशों के अनुभवों से अगर लॉकडाउन किया जाता तो शायद देश की अर्थव्यवस्था को और हमारे मजदूरों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और जहां तक सवाल लॉकडाउन का है, ये सरकार और भारत के जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के हों, चाहे वो आईसीएमआर में बैठे लोग हैं, मैंने पहले दिन से कई लोगों का सुना है कि वो क्या कह रहे हैं। पहले यही दावा कर रहे थे कि लॉकडाउन हो जाएगा तो ये जो बीमारी है इसको हम कंट्रोल कर लेंगे।
ये इसकी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से बीमारी नहीं रोक पाई सरकार और वो फैलती चली गई, तो उन एक्सपर्टों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अब उनके हाथ में नहीं है। और कई एक्सपर्ट इस सीमा तक कहने को मजबूर हुए कि अब हमें इस कोविड-19 के साथ हो सकता है अपना जीवन गुजारना पड़े। लेकिन जो अर्थव्यवस्था टूट गई, और जहाँ तक जनादेश का सवाल है, जनादेश तो जनता देती है और जो जनादेश मिलता है हम उसको स्वागत करते हैं। जनादेश इसलिए मिला था कि जनता को अच्छे दिन मिलने थे। क्या 6 साल बाद और उत्तर प्रदेश की जनता ये कह सकती है कि उन्हें अच्छे दिन मिले हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, भारत सरकार ने मान लीजिए मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, इस वैश्विक महामारी में न जाने कितना बजट दिया होगा, आखिरकार ये बजट गया कहां? हमारे गरीब को खाना क्यों नहीं मिला? आज जहां पर क्वारंटीन किए हुए लोग हैं वो भूखे प्यासे क्यों हैं? वहां पे सांप क्यों निकल रहा है? हमारी जो मेडिकल की तैयारी होनी चाहिए थी, मैं जानना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में 500 बेड का अस्पताल बन रहा था बच्चों के लिए गोरखपुर में, आखिरकार वो अस्पताल बनना क्यों रुक गया? उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था होनी थी, आखिरकार उन मेडिकल कॉलेज को क्यों रोक लिया? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रुक गया? मैं ये सब जानना चाहता हूं। हाँ, भारत सरकार ने अगर मदद की होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार आखिरकार गरीब की मदद क्यों नहीं कर पा रही? और उत्तर प्रदेश के पास तो 70,000 से ज्यादा बसें हैं, 70,000 से ज्यादा जिस प्रदेश पर बसें हों, जिसमें सरकारी बस हैं, जिसमें स्कूल की बसेस हैं जो धूल खा रही हैं, जिसमें प्राइवेट बसेस हैं, अगर ये सब बसें लगा दी गई होती तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और जो भी उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, एक भी मजदूर पैदल नहीं जाता, न अपनी जान खोता। आपने कहा कि लॉकडाउन के बारे में अब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इससे संक्रमण नहीं रुका, लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्रालय, वही आईसीएमआर ये भी कह रहा है कि हमने दोगुने होने की जो रफ्तार है और जो मृत्यु दर है देश में, उस पर काबू पाया है। जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी तो 3% के आसपास, मतलब यानी 3 दिन में दोगुने होते थे मामले, अब 14 दिन में दोगुने हो रहे हैं। मृत्यु दर हिंदुस्तान में 2.9 से 3 के बीच में है, जो विश्व में इस वक्त चर्चा का विषय है। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये उपलब्धियां हैं? आईसीएमआर वही कहता है जो WHO कहता है, और आईसीएमआर वही कहेगा जो भारत सरकार कभी कभी कहलवाती है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से अच्छे आंकड़े कोई नहीं रख सकता, और आंकड़ों से खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने लॉकडाउन के बाद आपने टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है भारत की? आपने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटीज कितनी बढ़ाई हैं? और अगर मान लीजिए बीमारी के जो गंभीर परिणाम आने हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने कितनी तैयारी की है? आखिरकार ये सरकार को बताना पड़ेगा। और हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो क्यों परेशान हैं, क्यों डर रहे हैं मरीज को देखने के लिए? इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो PPE किट्स को उपलब्ध कराना था वो नहीं है उनके पास। क्या एम्बुलेंस में ले जाने वाले ड्राइवर के पास PPE किट्स उस स्टैंडर्ड की हैं जो होनी चाहिए, जो ICMR रिकमेंड कर रहा है, WHO रिकवर कर रहा है? तो केवल ये कह देना कि मृत्यु दर हमारी नहीं है। अगर मृत्यु दर पे अगर आपको बहस करनी है तो दुनिया में जो टेस्ट हो रहे हैं उसके भी आंकड़े आपको रखने चाहिए कि अमेरिका, यूरोप और देश आंकड़े कितने कर रहा है, टेस्ट के आंकड़े क्या हैं और हमारे आंकड़े क्या हैं। ठीक है, आपकी बात से ये स्पष्ट है कि टेस्टिंग में आप देखते हैं कि हम काफी पीछे हैं। PPE किट्स का आपने मुद्दा उठाया अखिलेश जी, सरकार का कहना है और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन PPE किट्स का हम देश में कर रहे हैं। क्या आप उनकी क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जब आपने कहा कि क्या ड्राइवर्स और तमाम डॉक्टर्स के पास PPE किट उस क्वालिटी की है? अच्छा, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? दिल्ली के करीब में मेरठ है, बताइए वहां बंदर जो टेस्टिंग करने के लिए जो रखा था वो बंदर लेके चले गए। हमारे डॉक्टर्स छूने को तैयार नहीं हैं। एम्स में डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी जो किट्स हैं वो नहीं है उस स्टैंडर्ड की जिसकी होनी चाहिए। तो केवल खबर उत्तर प्रदेश से नहीं, दिल्ली के करीब से आ रही हैं। और फिर भारत सरकार ने तो ये कहा कि हम मार्च के अंत तक इतने वेंटिलेटर्स बना देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछले इतने दिनों के लॉकडाउन में आपने वेंटिलेटर को चलाने के लिए कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है?
योगी जी के कामकाज की लेकिन अखिलेश जी काफी चर्चा है हर जगह, जहां अस्पतालों में जाना होता है खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां पर खाना मजदूरों के लिए बनाया जा रहा है वहां पर भी वो कई बार गए हैं, काफी चर्चा हो रही है उनके काम की। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, वो एमओयू करते हैं। एमओयू पे बाद में कुछ जमीन पे हो ना हो ये कोई नहीं जानता है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश में आए थे और कितने बड़े पैमाने पे एमओयू हुए थे, लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए। फिर वहीं अभी जब डिफेंस एक्सपो हुआ उसमें भी एमओयू हुए, अभी कुछ दिन पहले फिर एमओयू हुए। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने दिव्य शक्ति है उनके अंदर, वो खुद भूल जाते हैं कि वो कितनी नौकरी प्रतिदिन देना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हम 50 लाख नौकरी प्रतिदिन दे देंगे, कभी कहते हैं लाख नौकरी दे देंगे। हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं। और जो उनकी टीम 11 है, और टीम 11 को ये नहीं पता है कि रास्ते में चलते चलते लोग मर गए। टीम 11 का काम केवल इतना है कि मुख्यमंत्री जी का एक चेक एक ड्राफ्ट के साथ फोटो खींच जाए, चाहे मजदूर मर जाए भूखा प्यासा, कोई उनको चिंता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि इसी उत्तर प्रदेश में सीमाओं पर कितना मजदूर पड़ा रहा। ललितपुर जहां पर गौशाला है, गौशाला के अंदर हजारों मजदूर पड़ा रहा। वो गोरखपुर का था, आजमगढ़ का था, देवरिया के थे, बिहार के थे। बताओ, गाय के साथ रखा गया। 9-9 दिन नहीं नहाए वो लोग, 10-10 दिन उन्हें खाना नहीं मिला वहां पर। मजबूरी में उन्हें पैदल चल करके भी अपना रास्ता जाना पड़ा। झांसी में झगड़ा हो गया, झांसी में तोड़कर बैरिकेडिंग चले गए। तो सोचिए ये हालत थी। और टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। आज जो जाने जा रही है, बताइए गर्भवती महिला कहां से चली, गर्भवती उसके बेटी हुई और उसके बाद भी उसको कोई इंतजाम नहीं हो, वो पैदल अपने घर और गांव में पहुंची। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, सरकार इतने कर्मचारियों के तमाम जो भत्ते मिलते थे वो खत्म कर दिए हैं। कम से कम इन गरीब जो मरने वाले हैं उनकी मदद तो करें। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, बताओ, वो एक गुप्ता जो केवल काम करना चाहता था, वो कह रहा कि हम चावल से और आटे से कैसे जीवन काटें, हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, और आत्महत्या कर ली उसने क्योंकि वो अपने परिवार का दुख नहीं झेल सकता था। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रियंका वाड्रा ने 1000 फ्री बस का प्रस्ताव रखा योगी जी के सामने और फिर उसको स्वीकारा, लेकिन इस तरह का कुछ प्रस्ताव या उस तरह की सक्रिय भूमिका में क्या आप नजर आए मजदूरों को लेकर? अखिलेश जी, जो बसें चलनी चाहिए थीं वो बसें शुरुआती में चलनी चाहिए थीं, और फिर उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश, मैं तो 70,000 बोलता हूं, लेकिन मुझे सरकार के एक अधिकारी ने बोला कि आप 70,000 मत बोलिए, आपको 90,000 बसें बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश जिस पर 90,000 बसें हों, वो दूसरों की बसों से चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता। और फिर अगर बसें ही किसी को देनी थी, तो जब बच्चे राजस्थान से निकले थे तो मैं चाहता हूं कि हमारे गरीब मजदूरों के लिए बस क्यों नहीं उपलब्ध हुई। वहीं पंजाब में से चल करके पैदल पैदल सहारनपुर के बॉर्डर पे गरीब मजदूर पहुंच गए थे, आखिरकार पंजाब से बसें क्यों नहीं मिली उनको। और तब जब लॉकडाउन हो गया था शुरू में ही, तब, इसलिए मैं राजनीति में नहीं कहना चाहता हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि एक एक समाजवादी कार्यकर्ता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, जो बेसहारे, उनकी मदद कर रही है जनता। और वही समाजवादी कार्यकर्ता एक एक खड़ा होकर के जो अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से मदद कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की। आप योगी जी पर तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कटाक्ष आपने प्रियंका वाड्रा पर भी किया कि पंजाब में बसें क्यों नहीं मिली मजदूरों को। क्या आपका मानना है कि राजनीति से प्रेरित था उनका ये प्रस्ताव? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, जो इस वैश्विक महामारी में मदद करना चाहता है उसे मदद करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को जरूरत नहीं थी किसी की मदद की। यहां पर 70,000 से ज्यादा बसेस हैं, और फिर इस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं। आखिरकार हमने ट्रेनें क्यों नहीं मांगी और समय पर ट्रेनें क्यों नहीं मांगी? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किस तरीके से मजदूर इकट्ठा हो गया था? क्या देश ने नहीं देखा वो उस समय बसेस कहां थी? क्यों देरी की सरकार ने? अगर चाहती सरकार तो ट्रेन और बस चला करके, भरोसा दिला करके उन्हें बस और ट्रेन से लाया जा सकता था। बहुत सारे सवाल हैं अखिलेश जी, और एक सेकंड को जरा मैं आपको भी कहूंगी कि जरा सा सोचकर मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत बड़ा मानवीय संकट है ये पूरे विश्व के सामने, हिंदुस्तान के सामने भी।
लोगों की जान जा रही है, पैंडेमिक इसे घोषित किया गया है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है और वो तो अनंत है, चलती रहेगी। ज्योति पासवान नाम की एक लड़की जिसका वीडियो वायरल हुआ कि वो किस तरह से गुरुग्राम से लेकर दरभंगा बिहार तक साइकिल पर अपने पिता को लेकर गई, हर किसी को झकझोर दिया उस तस्वीर ने। उस वक्त आपने भी पहल की, पैसा पहुंचाया उस लड़की तक, लेकिन क्या हम प्रतीकों में ही उलझ कर रह जाते हैं? क्या हम पॉलिटिक्स में ही उलझ कर रह जाते हैं? क्या ये मजदूरों की समस्या इतनी विकराल नहीं है? क्योंकि ये महामारी का वक्त है। अगर आप बसों से उन्हें पहुंचा भी रहे हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि आपने कोरोना एक्सप्रेस नहीं, श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल नहीं, कोरोना स्पेशल भेज दिया है। मजदूरों को ठूस ठूस कर आप हमारे हर राज्य में कोरोना कैरियर्स की तरह इन मजदूरों को ट्रीट किया जा रहा है। इन सब पे पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक उस बेटी का सवाल है, मैं उस बहादुर बेटी को बधाई देना चाहता हूं। और जब मैंने उसकी खबर पढ़ी तो उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि कम से कम उसका मैं मनोबल बढ़ाऊं और उस जैसे जितने लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने मदद की थी। लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक चीजें देखी हैं मैंने। बताओ, वो बच्चा अपनी माँ को जगाता रहा लेकिन माँ जग नहीं सकती थी। क्या ये तस्वीर मैंने अकेले देखी है? क्या सरकार में बैठे लोग उन्होंने नहीं देखी? क्या ये जिम्मेदारी भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं बनती थी कि हम गरीब के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं? हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार ने मदद की होती इन लोगों की तो शायद मैं कह नहीं पाता कुछ भी उनकी सरकार के लिए। लेकिन सरकार ने गरीब जनता को धोखा दिया है। ये पूरा देश और गरीब इस बार जान गया है। मैं जानना चाहता हूं, 20 लाख करोड़ पैकेज मिला है, किस गरीब को मिल गया, किस दुकानदार को मिल गया? आने वाले समय में जो छोटा मोटा काम कर करके कारोबार चलाते थे उनको क्या मिल गया इस 20 लाख करोड़ में? ये सवाल बड़ा है। लेकिन ये इस दौरान एक तो लॉकडाउन लगा और एक लोगों में राय बन रही है। हालांकि आपकी पत्नी डिंपल यादव की कई तस्वीरें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, अलग जगहों पर जाकर मदद करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश जी का पॉलिटिक्स लॉक हो गया है कहीं। सच है? देखिए, मैं आपको और बता दूं, मैंने जब वो मदद कर रही थी डिंपल और उनके साथ जो लोग भी रहे, मैंने उनसे कहा कि बहुत सावधान होकर के मदद करना। वो मदद के लिए निकले। और जहां तक हमारी मदद की बात है, राजनीति में कोई लॉकडाउन नहीं होता। कोई नहीं जानता कि कल किसके सितारे बुलंद हो जाएंगे, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो आज सबसे ऊंची जगह पर है वो हो सकता है वो भी नीचे जाए, और जो नीचे है वो ऊपर आएगा, ये भी निश्चित है। जहां तक समाजवादी पार्टी का लॉकडाउन के समय का राजनीति है, मुझे खुशी है कि लाल टोपी पहन करके एक एक कार्यकर्ता, मैं निकल पाया हूं न निकल पाया हूं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके और समाजवादी पार्टी का संदेश को अपना संदेश समझ करके उसने गरीबों की मदद की। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पिछले 50-50 दिन से खाना खिला रहे हैं, 50-50 दिन से पैकेट बना करके गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है। हम तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, पूरा खजाना सरकार के पास है। अभी तो बजट नहीं खर्च हुआ है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट खर्च हुआ है, ना दिल्ली की सरकार का बजट खर्च हुआ। ये दो सरकारों के बजट जो पड़े हुए हैं, जो मार्च में पास हुए हैं, वो आखिरकार गरीब के लिए क्यों नहीं खर्च हो रहे हैं? सवाल ये बड़ा है। इसलिए हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो किसी को तकलीफ नहीं होती, किसी की जान नहीं जाती और घर सब अपने सुरक्षित पहुंच जाते। और आज उन्हें जो भूख से लड़ना पड़ रहा है, शायद भूख से भी उनको नहीं लड़ना पड़ रहा। ठीक है, आपने चूंकि यूपी में हम देखें तो मोदी प्लस योगी, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिनके सामने आप खड़े हैं। मोदी सरकार पर आज अपने ट्वीट में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपने, अखिलेश ने ट्वीट किया है कि ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। कौन सा विश्वासघात हो रहा है? और आपने उनके सबका साथ सबका विकास में से सबका विश्वास वाला हिस्सा ही उठाया है। किधर इशारा है आपका? ये एक तो अच्छे दिन का नारा, फिर सबका साथ सबका विश्वास। तो मैं मजदूर जानना चाहता है कि आखिरकार उसकी मेहनत पे, उसकी ईमानदारी पे क्यों भरोसा नहीं किया गया? जो देश के सपनों को पूरा करता है, देश के कारखानों को चलाता है, आज जो तरक्की और खुशहाली दिखाई देती है, इसमें योगदान सबका है, लेकिन मजदूर से बड़ा योगदान और उसका योगदान हम नकार नहीं सकते। तो इसलिए मजदूरों का भरोसा टूटा है, किसानों का इसलिए टूटा है कि किसान इंतजार कर रहा था कि उसकी पैदावार का दुगना मूल्य मिलेगा।
आय उसकी दुगनी हो जाएगी। आप सोचिए वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जहाँ जहाँ पर शुगर मिल हैं, किसान अपना गन्ना ट्रॉली में लेकर के खड़ा हुआ है, ट्रॉली में झगड़ा हो जा रहा है। किसान इस चक्कर में है कि मेरा पहले गन्ना चला जाए, मेरा पहले पहुंच जाए, उस झगड़े में फंस गया है। गेहूं के पूरी की पूरी फसल तैयार थी, बताओ कितनी बड़ी लूट हो गई। हम कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन क्या हम बिना खाए पिए रह सकते हैं क्या? आप बताइए किसान की क्या मदद हुई? इसलिए मैंने कहा है कि केंद्र सरकार का जो नारा था उसका भरोसा टूटा है, और जो लोग जान चली गई, मैं तो दिल्ली सरकार से कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं, अब बताओ वो घर में रहेंगे कैसे परिवार, जो हजारों किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर चल करके आए और घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, उनकी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनकी मदद केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अगर मदद नहीं कर रही है किसान की, मजदूर की, तो ये भरोसा टूटने वाली बात है। योगी जी के आंकड़ों पर भी आपने सवाल खड़ा किया है और आपने लिखा, मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीतिक गणित के हिसाब से यदि मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो फिर 25 लाख लौटे लोगों को मिलाकर यूपी में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, और ये उनका खुद का स्टेटमेंट था, उन्हीं का स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और उन्हीं से मैंने सवाल किया है कि आखिरकार अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपके आंकड़े क्यों गलत आ रहे हैं, या अपने आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, मामले ज्यादा हैं और योगी आदित्यनाथ छिपा रहे हैं मामले? जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वो बात कही है तो किसी आधार पे कही होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, टीम 11 से राय मशवरा करते होंगे, टीम 11 ने उन्हें आंकड़े दिए होंगे, वही आंकड़े उन्होंने पढ़ दिए हैं। अगर आईएएस आंकड़े दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जानकार हमसे और आपसे ज्यादा जानकार हैं आईएएस, क्योंकि वो तो कंपटीशन करके आते हैं। अगर वो आंकड़े मुख्यमंत्री जी से कहलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो लगेगा ही लगेगा। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैंने कहा, ये मौका था सरकार को गरीब की मदद कर करके गरीब का भरोसा जीतने का, लेकिन इस सरकार ने भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। ये वक्त ऐसा भी अखिलेश जी, जब दिल्ली की सरकार ने तो बहुत मदद की होगी जी, ये ऐसा मौका भी है जब विपक्ष को लोगों का भरोसा, ठीक है आप अपनी बात पूरी कर ले पहले जी। मैं बस एक बात जोड़ना चाहता था कि दिल्ली की सरकार ने भी तो मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आखिरकार मदद क्यों आगे नहीं पहुंच पा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? जी, आपने कहा सरकार को भरोसा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के सामने भी एक ऐसा अवसर था जब वो लोगों का भरोसा जीत सकते थे। आपने पिछले चुनाव में मायावती जी का साथ लेकर चुनाव लड़े, मायावती जी दिखाई नहीं दे रही हैं इस बीच। मैं उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कई गठबंधन किए हैं और कई गठबंधन करने के बाद भी नहीं हासिल हुआ जो वोट हम हासिल करना चाहते थे। और हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं। आज हमारे काम उदाहरण हैं, जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर एक साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया अखिलेश जी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस एक साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज
बड़े सवाल ये हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? इस बड़े सवाल में क्या आपके बड़े चाचा का साथ आपको मिलेगा चुनाव में? साथ लेंगे आप उन्हें, शिवपाल यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा और कल भी मैंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब आप सीट का बहुत ज्यादा समझौता, बहुत कुछ किसी के साथ समझौता करने के मूड में नहीं? अखिलेश यादव को अभी भी अपने दम पर भरोसा है? मुझे अपने दम पे नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने काम किया, मैं तो कहता हूं कि जो समाजवादियों ने काम किया, एक्सप्रेसवे कहां है ऐसा, जो मेडिकल कॉलेज बने हैं कितने बनाए दूसरी सरकार ने, जो मंडियां बन रही थी किसानों के लिए वो किसने बनाए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराई थी सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आखिरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने दिया था, किसने अलाइनमेंट करा था, किसने उसकी रजिस्ट्रियां कराना शुरू की थी? वो समाजवादी लोग थे। तो समाजवादियों से अच्छा काम अगर किया होता तो 6 साल का हमें दिखा दें कि कौन सी सड़क पर फाइटर प्लेन उतार दिया आपने, जेट किस पे उतार दिया आपने? आप बताइए, सुकोई किसी सड़क पे उतारा हो तो आपने? प्रधानमंत्री ने लेकिन जो आज खत लिखा है उसमें अखिलेश जी, उन्होंने कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया है, जिसमें सीए, अनुच्छेद 370 और इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया है। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जो ऐतिहासिक फैसला आया, उसको भी बीजेपी प्रधानमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि के तौर पर रख रहे हैं। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन सकती थी उसको संभालने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि उसके बाद कहीं पर भी कटुता नहीं देखी गई? फैसले के बाद की बात कर रही हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी रहते हैं सरकार में, वो अक्सर प्रधान और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखते हैं। सरकार में हम भी थे, हमने भी अपनी खुशहाली और तरक्की के बहुत पत्र लिखे थे, लेकिन परिणाम तो जनता ने दिया। शायद उस समय हमारे काम को पसंद नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर काम को वोट देगी और काम के लोगों को आगे बढ़ाएगी। और जहां तक सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने स्वागत किया है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चाहे वो बीजेपी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, कोई भी देश का दल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, सबने उसका स्वागत किया। और मैं तो आपको बता दूं, हम तो भगवान विष्णु को भी मानते हैं और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानता हूं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ तो सबकी पूजा होती है। इसका क्या अर्थ हुआ? अब तो वहां पर प्रभु राम की मूर्ति और मंदिर भी बन रहा है, तो क्या आप भी उत्सुक रहेंगे वहां जाने के लिए जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएं? अखिलेश जी, जहां तक मेरा सवाल हो, मेरे जैसा यही मानता है कि जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। और अगर आपको अलग लगता हो तो मुझे बता दो आप, और अगर भगवान विष्णु के ये दोनों अवतार ना हो तो बताइए आप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके हमारी गरीब भोली भाली जनता को इमोशनल मुद्दों में फंसाते हैं, जिससे कि जो सही मुद्दे हैं उससे जनता भटक जाए। क्या आज रोजगार का सवाल नहीं है बड़ा? हमारे जो नौजवान हैं, जो 18 साल के होने जा रहे हैं, या जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, जिनके पास नौकरी और रोजगार नहीं है, क्या उनको रोजगार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और याद रखिएगा, जब अर्थव्यवस्था हाथ में नहीं होगी, अर्थव्यवस्था जब डूबने वाली होगी, तो नौकरी और रोजगार कहां से मिलेंगे? ये बड़े सवाल है। और आपको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 4 लाख करोड़ के MOU हुए, उसमें आखिरकार कितना आया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आया है? उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ, बताइए उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? और वहीं अब जो कहा जा रहा है कि MOU फिर हो गए हैं, अब तो 1 साल में कौन इन्वेस्टमेंट आपके साथ करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश जी, 3 ऐसे काम जो सरकार को इस वक्त करने चाहिए आपकी नजर में? गरीब जनता को भोजन, किसान की आय दोगुनी का कीमत दी जाए और रोजगार के लिए संसाधन का इंतजाम होना चाहिए। जो पहली बात आप कह रहे हैं वो किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बार बार कहना है कि आप, पहले राहुल गांधी ने कहा 7,500 आप गरीबों के खाते में दीजिए, सोनिया गांधी जी ने कहा है कि 10,000 रुपए सीधे उनके खाते में जाए।
आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, खातों में पैसा गया है, लेकिन ये खातों में पैसा रुके नहीं। ये नहीं हो कि 3 महीने बाद रुक जाएगा पैसा। इस पैसे को बढ़ाना चाहिए, और अगर भारत सरकार पे संसाधन है वो पैसा बढ़ा सकते हैं, वो चाहें तो पैसा और बढ़ा करके दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि सरकार सीधा पैसा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के लिए पुश कर रही है, जबकि सरकार का यह कहना है कि कुछ हिस्सा तो वो दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो बड़ा हिस्सा है आर्थिक पैकेज का वो एमएसएमई सेक्टर को लोन आसान टर्म्स पर देने में या अन्य चीजों पर उन्होंने फोकस किया है कि अर्थव्यवस्था को गति मिले। आप किस तरफ खड़े हैं दोनों विचारधारा के बीच? देखिए, अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर्स हैं, आपकी डीजल खपत कितनी हो रही है, आपका जो कमर्शियल व्हीकल है वो कितने खरीदे जा रहे हैं, कई इंडिकेटर्स होते हैं, वो अर्थशास्त्री बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो गरीब है उसको भोजन मिले, गरीब को रोजगार और काम के इंतजाम हो, चाहे आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजें या हाथ से दे दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि जो गरीब है, जो डेली वेजेस पे थे, उनके पास मदद पहुंचे, और हमारे जो उद्योग चलने थे, जो कारोबार बंद हो गए, अब वो कैसे चलेंगे, उसके लिए क्या इंतजाम सरकार कर रही है। क्योंकि अगर कारखाने नहीं चले तो रोजगार कैसे मिलेगा, और अगर मार्केट नहीं खुला तो आखिरकार मार्केट में वो कारखाने का बना हुआ सामान कैसे आएगा। तो ये सब बिंदु ऐसे हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे। तो आप भी मानते हैं कि अब तो ये 31 आ चुका है, 31 मई, कल रात 12 बजे के बाद से लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन 5 नहीं होना चाहिए या और ज्यादा ढील के साथ और ज्यादा गतिविधियों के साथ शुरू होना चाहिए 31 मई के बाद? ये भारत सरकार जानती होगी, क्योंकि उन्होंने तमाम एक्सपर्टों से बात की होगी। आईसीएमआर उनके पास है, एम्स के बड़े डायरेक्टर उनकी जानकारी दे रहे होंगे, तमाम डॉक्टर्स है वो जानकारी दे रहे होंगे। ये निर्णय सरकार का है, लेकिन जनता बीमारी से न मरे, कोविड-19 से परेशान न हो, लोग उनकी जान न जाए, वहीं बाजार कैसे खुल सकता है उस पर रास्ता निकालना पड़ेगा। और हमारी मेडिकल केयर की जो व्यवस्था है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करें, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। जी, जो बड़े नीतिगत फैसले थे उस पर मैंने आपसे सवाल कर लिया है। अब आप ही की बातों के जरिए जरा आपसे और प्रश्न आगे पूछती हूं, क्योंकि आपने आयुष मंत्रालय पर चोट करते हुए लिखा कि आयुष मंत्रालय की तरफ से टीवी पर दिखा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए च्यवनप्राश काढ़े का सेवन करना चाहिए। यदि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय है तो संकट काल में सरकार इनकी मुफ्त आपूर्ति करे, आरोग्य सेतु का उपयोग करने पर यह पुरस्कार स्वरूप दिया जाए, लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ये कटाक्ष था या आपका सही में ऐसा मानना है? और आप भी क्या काढ़ा और इस तरह च्यवनप्राश कुछ ले रहे हैं? जो बड़े दिल वाले हैं उसको, ये बड़े दिल वाले लोग हैं वो इसको सुझाव समझेंगे, क्योंकि जब आप ऐप पर आ रहे हैं, आप उसको ऐप से जोड़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप को, तो आपके पास पूरा नाम, पता, कहाँ रहने वाला है, वो सब जानकारी आपके पास है। तो अगर आप उसको उपहार में ये दे देंगे तो कितना बड़ा मनोबल बढ़ेगा उसका। और फिर आप ही कह रहे हैं कि इन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो उन्हीं के सुझाव को फिर कहा है कि लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक ये जो सुझाव लाए चल रहे हैं, हमारे भारत की जनता इन चीज़ों को पहले से ही लेती रही है और कई मौक़ों पर ये लेते भी हैं। अगर सरकार देना चाहे फ्री तो सरकार की मर्जी, हमने तो सुझाव दिया है उनको। आरोग्य सेतु क्या आपने भी डाउनलोड किया है? हमारे यहाँ अभी नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है जो डाउनलोड कर पाए। आप इस पर स्पष्ट जवाब देने से मुझे लग रहा है बच रहे हैं। और फिर कहीं नोएडा तो आना जाना आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि अखिलेश जी, नोएडा में तो पुलिस कह रही है कि आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो जानती है किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो ऐसी है, किसी पे मुकदमा लिख दो। इसलिए पुलिस पे भरोसा उत्तर प्रदेश की जल्दी नहीं करते, लेकिन इनका मनोबल बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, आपने फिर एक अगला मुद्दा जिस पर मैं चर्चा करना चाह रही हूं, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत, जिस पर आपने सरकार पर चोट किया है। हालांकि आपने इसका पहले भी जिक्र किया,
लेकिन आपने खास तौर पर जब मोबाइल को रोका गया था और ये बाध्य किया गया था कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, तब भी आपने कहा कि संक्रमण अगर उससे फैलता है तो आप उसकी सफाई कराइए, लेकिन आप इसको रोकिए मत। और क्वारंटीन सेंटर्स की हालत पर भी आप सरकार पर चोट कर रहे हैं, जबकि सरकार का ये कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आप लाखों लाख की संख्या में अखिलेश जी मजदूर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पंजाब से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी बिहार ही पहुंच रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, क्वारंटीन सेंटर जो बने हैं उसका मैं यही उदाहरण दे सकता हूं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, जिस जिले से हैं वो सैजनवा, वहां के एक क्वारंटीन सेंटर में सांप निकला। वहीं गोंडा में एक क्वारंटीन सेंटर में एक बच्चे की जान चली गई सांप के काटने से। जो खाना मिल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि खाना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या आगरा की तस्वीरें नहीं लोगों ने देखी, जो आपने आगरा को सबसे अच्छा मॉडल पेश किया था? आप सोचो आगरा में क्या कह रहे थे उस क्वारंटीन सेंटर के अंदर। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। और फिर मैं तो इस सरकार से कहूंगा, जो मरने वाले हैं मजदूर, जो इतनी तकलीफ और परेशानी में पहुंचे हैं, क्या उनकी मदद कर रहे हैं आप? वो तो दावा कर रहे हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है कि कितने लाख मजदूरों को वो यूपी ला चुके हैं, उन सबको क्वारंटीन में रखने के बाद उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो वो तो अपनी तरफ से इस वक्त पूरी तरह से जंग में लड़े हुए हैं, ये उनका जवाब है। अखिलेश जी देखिए, जो सेंटर से खबरें आ रही हैं, अभी सीतापुर की एक सच्चाई एक पत्रकार ने बता दी, तो उन पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और उन पर गंभीर धाराएं लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में कोई सच बोलेगा उस पर धाराएं लगा दी जाएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले में सांप निकला था क्वारंटीन सेंटर में कि नहीं निकला था? मैं ये जानना चाहता हूं क्या इसी तरह के सेंटर पे गोंडा में एक बच्चे की जान गई कि नहीं गई? मैंने उस परिवार की 1 लाख रुपए से मदद की है। मैं जानना चाहता हूं क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? और लोगों को ऐसे ही तालाब के किनारे डाल दिया है, खेतों पे डाल दिया, और इतना भेदभाव है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता हूं। आप किसी से जानकारी करिए, जो सेंटर बने हैं उसमें भेदभाव हो रहा है। किसके साथ भेदभाव हो रहा है अखिलेश जी? क्योंकि मैं इस पर आना चाह रही थी। आपने एफआईआर का जिक्र करते हुए लिखा है उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड सर, आप ही की बात पढ़ रही हूँ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संबंध में हजारों एफआईआर हो रही है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि ये चिकित्सीय नहीं बल्कि कोई आपराधिक समस्या है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली व उनके प्रति भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से लोग यहां जाने से डर रहे हैं। क्या आप अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कह रहे हैं? नहीं, ये जो मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ये बताए कि आखिरकार कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं। सवाल इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का नहीं है। इसमें सवाल यह है कि क्या ये मेडिकल समस्या को आप क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं? आप डरा रहे हैं लोगों को, जबकि आपको लोगों का सहयोग करना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि आप इस बीमारी से घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आप उन पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। भेदभाव किसके साथ हो रहा है सर? जो सेंटर में रह रहे हैं, क्या आप पता करिए, क्या मास्क दे रही है सरकार? क्या सैनिटाइजर उपलब्ध हैं? क्या समय पर भोजन मिल रहा है? और एक घटना नहीं है, क्या तमाम जगह की मैं जानकारी दे सकता हूं आपको। क्या इलाहाबाद के क्वारंटीन सेंटर के अंदर ये गड़बड़ियां नहीं थी? न सफाई, न खाना, न कुछ। कैसे रहना पड़ रहा है उनको? और फिर जब केंद्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि घरों में जाकर के रह सकते हैं लोग, तो भारत सरकार की अपनी गाइडलाइन में है, तो उनको घर में रहने दीजिए। आप उनको जो सुविधा दे सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, करिए। आप उनको रहने दीजिए घर में। क्यों नहीं रहने दे रहे हैं आप उनको घर में? तो अखिलेश जी, आप साफ कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वर्सेस होम क्वारंटीन में होम क्वारंटीन पर सरकार को छूट दे देनी चाहिए कि लोग अपने घरों में क्वारंटीन हो जाएं। उनको इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत तरीके से उनको किसी जगह पर रखकर क्वारंटीन नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है। लेकिन राज्य सरकारों पर यह छोड़ा है ना कि वो अपनी परिस्थितियों को देखकर फैसले लें। तो ये तो फिर मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं।
और फिर जब भारत सरकार ने इतनी मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार सैनिटाइजर नहीं दे पा रही है, मास्क नहीं दे पा रही है। आपने तो दावा किया था कि करोड़ों मास्क हम बांट देंगे। अरे वो कितने महीने गुजर गए, करोड़ों मास्क कहाँ हैं आपके? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार बता सकती है। मुरादाबाद में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ था, जब एक गली में 2 दिन पहले किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी और डॉक्टर्स, आशा कर्मी सब पहुंच रहे थे वहां पर टेस्ट करने के लिए, कुछ लोगों को ले जाने के लिए। वहां पर छतों से पत्थरबाजी हुई। इन सब के बीच ऐसे हमले जब कोरोना वॉरियर्स पर हुए तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त फैसला लिया और सख्त धाराओं के तहत मामले दर्ज किए उनके खिलाफ। क्या इन एफआईआर्स में आप उनके साथ सहमत हैं? तो आपको एक तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। जहां पत्थर चले, कार्रवाई हुई, सबने इस पक्ष को कहा कि हाँ, अगर ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनसे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन वहीं मुरादाबाद में आप पता करिए, क्या पुलिस के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए गए कि नहीं बरसाए गए? ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लेकर नए कानून, जिसका आपने भी चर्चा सुनी ही होगी, उनका ये कहना है कि किसी दूसरे राज्य में अगर किसी श्रमिक की, किसी मजदूर की नौकरी लगती है, जाना होगा, तो उन्हें राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी और फिर ये होगा। क्या आप इस तरह की श्रम नीति, लेबर पॉलिसी में उनसे सहमत है अखिलेश जी? क्योंकि उनका कहना है कि जिस भारी तादाद में ये पलायन का हमने त्रासदी देखी है, इससे निपटने की यही एक जरिया है, तैयारी है, तरीका है। मैं इस तरह की पाबंदी के सहमत नहीं हूं। कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रदेश का कोई भी कहीं जाकर के काम करे, मैं इस पक्ष का हूं। यह मुख्यमंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, और अगर नहीं लिया है तो आज ही ले लेना चाहिए उनको अपना फैसला वापस। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा, जब आपने लिखा कि अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले से मौजूद है, चाहे नीति आयोग हो या नया कोष, अब ये श्रम का विषय जो है उसका उपयोग न करके हर मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले से मौजूद व्यवस्थाएं हैं उनको एक्टिवेट ना करके सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सब कदम उठा रहे हैं? अब ये मुझे नहीं जानकारी कि आखिरकार ये सुझाव किसने दिया था। जब आपके पास पूरा का पूरा विभाग है, पहले से आपके नियम बने हुए हैं, पहले से गाइडलाइन है आपके पास, तो आपको एक नए कमीशन की क्या जरूरत है? आप उसी विभाग में जो काम करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी उन्हें रोजगार और नौकरी दीजिए, ये उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि आप नई चीज एक तैयार करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके अंदर नियम बने हैं, कानून है, उसी के अंतर्गत आपको जो कुछ करना है करिए और नौकरी और रोजगार दीजिए आप। योगी जी, लेकिन अब ये तो आंकड़े ही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंकड़ों की कलाबाजी ये सरकारें कर रही हैं, लेकिन आंकड़े जो है वो हर राज्य के सामने है, और जहां भी कोई केस होता है बहुत सामने पारदर्शिता से वो आता है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र जैसे राज्य जो कि सबसे ऊपर है कोरोना के संक्रमण में, वहीं उत्तर प्रदेश कंपैरेटिवली जब हम जनसंख्या देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो ठीक ठाक परिस्थिति में दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ खुद अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक कामयाबी मानी जाएगी? कुछ तो अच्छा आपको योगी जी और मोदी जी की सरकार में दिखता होगा अखिलेश जी। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने टेस्ट बढ़ाने का काम किया है? क्या टेस्ट बढ़ गए उत्तर प्रदेश में? और फिर जिन अस्पतालों को आपने कोविड-19 के लिए तैयार किया है, इसमें कौन सा अस्पताल है जो आपने बनाया है? आपने जो लेवल 3 के अस्पताल तैयार किए हैं, जो इस बीमारी कोविड-19 में लेवल 3 में जो मरीज पहुंच जाएंगे उनके लिए जो तैयारी की है, वो भी सभी समाजवादी सरकार के बनाए हुए अस्पताल हैं। आपका अस्पताल कहां है? आपने तो अस्पतालों का काम रोका है, और आपने तो कहा कि करोड़ों हम मास्क बांट दिए। वो मास्क हैं कहां पर जो आपने बांटे हैं करोड़ों मास्क? आप तो हर बार अपने आंकड़े बदल देते हैं कि हम इतने लाख नौकरी देंगे प्रतिदिन, फिर कहते हैं कि हम इतनी नौकरी दे देंगे प्रतिदिन। आखिरकार वो आंकड़े कौन से हैं आपके? और फिर एमओयू कर रहे हैं आप एक एमओयू के बाद दूसरा एमओयू, दूसरा एमओयू के बाद तीसरा एमओयू। आखिरकार ये सब एमओयू हैं कहां पर? ठीक है सर, आपने बहुत ही जोरदार तरीके से हर बार की तरह हमला बोला है सरकार पर, लेकिन एक सवाल जरा हट के अखिलेश जी पूछती हूं।
ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा संकट विश्व के सामने है, देश के सामने है, राज्यों के सामने है, विपक्ष में रहना एक लग्जरी दिखाई देता है। सही है या नहीं? देखिए, जो राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के साथ जो सेवा करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता इसको आराम नहीं समझ रहे हैं। वो जोखिम भरे इस समय पर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विपक्ष में हैं, लेकिन जोखिम उठा करके, पुलिस का भी है, पुलिस खाना नहीं बांटने दे रही है, लोगों की मदद नहीं करने दे रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसके बाद भी खड़े होकर के मदद कर रहे हैं। ये बड़ा जोखिम उठा रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ता। बहुत धन्यवाद आपका। तो इसलिए विपक्ष कोई आराम वाली जगह नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।